हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम 9 जनवरी 2023 के सीडीपी के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज का पहला क्वेश्चन है, बाल विकास के क्षेत्र में हाल ही के सिद्धांत यह सुझावित करते हैं कि विकास प्रभावित होता है आनुवंशिकता से, शिक्षा से, संस्कृति से या फिर सामाजिक नीतियों से। तो देखिए, विकास जो है वो आनुवंशिकता से भी प्रभावित होता है, शिक्षा का भी विकास पे प्रभाव पड़ता है, संस्कृति से भी प्रभावित होता है और सामाजिक नीतियों से भी। इन चारों का विकास पे प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ सही उत्तर है ऑप्शन डी, 1, 2, 3 और 4। बच्चों का विकास किस प्रकार से होता है? व्यवस्थित रूप से होता है, परंतु स्वाभाविक रूप से वैयक्तिक होता है। अव्यवस्थित रूप में किसी विशिष्ट पल में अचानक से उभर आता है। तो देखिए, विकास जो है किसी एक दिन अचानक से नहीं होता है, विकास निरंतर होता रहता है। विकास निरंतरता का परिणाम है। पूरे विश्व में सभी बच्चों में एक समान दर से होता है, ये भी गलत है कि सभी बच्चों में विकास समान दर से नहीं होता है, केवल विद्यालयीकरण के परिणाम से होता है। तो ये भी गलत है कि सिर्फ विद्यालय का परिणाम होता है विकास, क्योंकि विकास पे समाज, विद्यालय तथा परिवार सभी चीज़ों का समान महत्व होता है। संस्कृति का भी विकास पे प्रभाव पड़ता है। तो विकास जो है वो सिर्फ विद्यालय का परिणाम नहीं होता है। ऑप्शन ए है, व्यवस्थित रूप से होता है, सही है, परंतु स्वाभाविक रूप से वैयक्तिक होता है। तो ये करेक्ट हो जाएगा। छोटे बच्चों में सामाजिकरण का प्राथमिक कारक है और द्वितीय कारक है परिवार या फिर पुस्तकालय, अभिभावकों का कार्यस्थल या आस पड़ोस, संचार माध्यम या परिवार, कानून या धार्मिक संगठन। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए। हम सभी को पता है कि छोटे बच्चों में सामाजिकरण का प्राथमिक कारक परिवार होता है तथा द्वितीय कारक पुस्तकालय होता है। सही उत्तर है ऑप्शन ए। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अधिकांश बच्चे किस अवस्था में बीते हुए समय, वर्तमान और भविष्य के बारे में स्पष्ट रूप से समझ बना लेते हैं? संवेदी गत्यात्मक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक या फिर औपचारिक संक्रियात्मक। तो देखिए, ऑप्शन सी, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे बीते हुए समय, वर्तमान और भविष्य के बारे में स्पष्ट रूप से समझ बना लेते हैं। जीन पियाजे के सिद्धांत में चिंतन की बुनियादी निर्मितियों को किस रूप में जाना जाता है? सहज क्रियाएं, स्कीमा, संकेत या फिर अवधारणाएं। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। जीन पियाजे के सिद्धांत में चिंतन की बुनियादी निर्मितियों को स्कीमा के रूप में जाना जाता है। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार विकास को आकार देता है सामाजिक आनुवंशिक कारक, संज्ञानात्मक संस्कृति, भावात्मक प्राकृतिक कारक, शारीरिक संवेग। तो देखिए, लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार संज्ञानात्मक विकास को संस्कृति आकार देता है। यहाँ सही उत्तर है ऑप्शन बी। लेव वाइगोत्स्की ने संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया में किसकी भूमिका पर बल दिया है? भाषा, संज्ञानात्मक द्वंद्व, सहज क्रियाएं या फिर स्कीमा। तो लेव वाइगोत्स्की ने संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया में भाषा की भूमिका पर बल दिया है। ऑप्शन ए करेक्ट है। नैतिक विकास का सिद्धांत लॉरेंस कोहलबर्ग के साथ साथ और किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? लेव वाइगोत्स्की, जीरोम ब्रूनर, जीन पियाजे, बीएफ स्किनर। तो यहाँ ऑप्शन सी सही है कि नैतिक विकास का सिद्धांत लॉरेंस कोहलबर्ग के साथ साथ जीन पियाजे द्वारा प्रतिपादित किया गया है। एक अध्यापक को अपनी शिक्षण शास्त्रीय प्रविधियों के बारे में किस प्रकृति का होना चाहिए? दृढ़, गैर लचीला, लचीला या फिर सुनम्य या अनजान। तो देखिए, एक अध्यापक को अपनी शिक्षण शास्त्रीय प्रविधियों के बारे में लचीला होना चाहिए, उसे सुनम्य होना चाहिए। बुद्धिलब्धि IQ परीक्षणों की आलोचना प्रायः क्यों की जाती है? कौशलों की विस्तृत श्रृंखला को मापने की उनकी क्षमता, प्रत्यक्ष रूप से पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव से ग्रसित, बुद्धि पर सामाजिक प्रभाव का अवबोधन, संज्ञान पर भावनाओं के प्रभाव का अतिशय प्राकलन। तो यहाँ ऑप्शन बी सही है। बुद्धिलब्धि IQ परीक्षणों की आलोचना प्रायः प्रत्यक्ष रूप से पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव से ग्रसित है, इसलिए की जाती है।
अभिकथन ए है, जब कोई विद्यार्थी किसी दिए गए प्रश्न का हल ढूंढने की प्रक्रिया से जूझ रहा है तो अध्यापक को उसे अपने विचार मौखिक तौर पर अभिव्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ये करेक्ट है। तर्क है, अधिगम तब अधिक प्रभावशाली होता है जब अध्यापक विद्यार्थियों से सफलता की कम से कम अपेक्षा रखते हैं। ये गलत है क्योंकि इससे बच्चों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। ए सही है लेकिन आर गलत है। जेंडर निर्मित है जबकि लिंग निर्मित है। तो सामाजिक जैविक, सामाजिक नैतिक, नैतिक सामाजिक, जैविक सामाजिक। तो ऑप्शन ए करेक्ट है कि जेंडर सामाजिक निर्मित है जबकि लिंग जैविक निर्मित है। एक अध्यापक को सभी के लिए अधिगम सहज सुगम बनाने के लिए अधिगम प्राथमिकताओं में वैयक्तिक भिन्नताओं के प्रति क्या करना चाहिए? उन्हें महत्वपूर्ण मानना चाहिए, उनको अनदेखा करना चाहिए। ये गलत है कि वैयक्तिक भिन्नताओं को अनदेखा नहीं करना है। उनको मिटा देना चाहिए, ये भी गलत है। उनका दमन करना चाहिए, ये भी गलत है। तो यहाँ सही उत्तर है ऑप्शन ए, उन्हें महत्वपूर्ण मानना चाहिए। आकलन का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? विद्यार्थियों के अंकों की व्यापकता का पता लगाना, विद्यार्थियों के सीखने की प्रगति के प्रति समझ बनाना, संभाव्य असफल और सफल विद्यार्थियों की पहचान करना, विद्यार्थियों को ग्रेड मान देना। तो देखिए, आकलन का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों के सीखने की प्रगति के प्रति समझ बनाना है। ऑप्शन बी करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रविधि विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को प्रोत्साहित कर सकती है? प्रश्न का उत्तर तुरंत देने के लिए कहना, विद्यार्थियों को विमर्श हेतु समय देना, विद्यार्थियों से बंद अंत वाले प्रश्न पूछना, विद्यार्थियों में परस्पर अंतःक्रिया को निरुत्साहित करना। तो देखिए, प्रश्न का उत्तर तुरंत देने के लिए दबाव नहीं डालना है, ये गलत है। विद्यार्थियों से बंद अंत वाले प्रश्न पूछना। तो देखिए, समालोचनात्मक चिंतन को प्रोत्साहित करने के लिए विद्यार्थियों से बंद अंत वाले नहीं, खुले अंत वाले प्रश्न पूछना ज़्यादा उपयोगी है। विद्यार्थियों में परस्पर अंतःक्रिया को निरुत्साहित नहीं, प्रोत्साहित करना है, ये भी गलत है। तो यहाँ सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, विद्यार्थियों को विमर्श हेतु समय देना, उनको डिस्कशन के लिए समय देना चाहिए। सुविधा वंचित समूहों से संबंध रखने वाले विद्यार्थियों के समावेशन में निम्नलिखित में से किसके द्वारा अवरोध उत्पन्न होता है? रूढ़िबद्ध और स्थापित धारणाएं, बाल केंद्रित उपागम, रचनात्मक आकलन, वैयक्तिक विभिन्नताओं का ध्यान रखना। तो यहाँ सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, सुविधा वंचित समूहों से संबंध रखने वाले विद्यार्थियों के समावेशन में रूढ़िबद्ध और स्थापित धारणाएं अवरोध उत्पन्न करती हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, पठन वैकल्य प्रत्यक्ष रूप से किस कौशल में चुनौती का कारण बनता है? स्केच बनाना, वाचन, देखना या फिर सुनना। तो देखिए, हिंदी में दिया गया है पठन वैकल्य, लेकिन इंग्लिश में है डिस्ग्राफिया, और डिस्ग्राफिया जो है वो लेखन अक्षमता से संबंधित है, लिखने में कठिनाई से संबंधित होता है। तो यहाँ ऑप्शन है स्केच बनाना, वाचन, देखना या फिर सुनना। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, स्केच बनाना। दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को सहजता के साथ शामिल करने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? जितनी अधिक संभव हो सके अधिक से अधिक सूचनाएं श्यामपट्ट पर लिखनी चाहिए। ये गलत है क्योंकि अगर बच्चा देख नहीं सकता है तो श्यामपट्ट पर लिखना गलत है। कक्षा में समर्थक उपकरणों का प्रयोग बाधित करना चाहिए, ये भी गलत है। लिखित सूचनाओं को मौखिक रूप से संप्रेषित करना चाहिए, ये करेक्ट है क्योंकि जो आपने लिखा है अगर आप उसे बोल भी देंगे तो जो दृष्टिबाधित बच्चा है उसको समझने में आसानी होगी, सुविधा होगी। इन विद्यार्थियों को केवल बहुत ही सरल कार्य देने चाहिए, ये भी गलत है। यहाँ ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। स्वलीनता विकार से जूझते विद्यार्थियों की प्रातिनिधिक पहचान विशेषता निम्नलिखित में से क्या है? उच्च रूप से विकसित सामाजिक कौशल, आवेगशीलता, अवरुद्ध संप्रेषण कौशल, औसत से ऊपर बुद्धि लब्धि स्तर। तो यहाँ सी करेक्ट है, अवरुद्ध संप्रेषण कौशल। जो स्वलीनता विकार से जूझते बच्चे होते हैं उन्हें बात करने में कठिनाई होती है। बच्चों में प्रतिभाशीलता किस प्रकार से परिलक्षित होती है? बुद्धि का निम्न स्तर, बोधगम्यता का उच्च स्तर, कार्यों को आसानी से छोड़ देना, छोटे छोटे कार्यों को ध्यान केंद्रित करके कर पाने की अक्षमता। तो ऑप्शन बी करेक्ट है कि बच्चों में प्रतिभाशीलता बोधगम्यता का उच्च स्तर परिलक्षित करती है।
अभिकथन ए है, विद्यालयों को नवीन ज्ञान के सृजन की ओर लक्षित पाठ्यचर्या पर बल देना चाहिए। ये सही है। बच्चों में अध्यापक के सहयोग से नवीन ज्ञान के सृजन और उसकी व्याख्या करने की क्षमता होती है। ये भी करेक्ट है। तो यहाँ ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। विद्यालयों को किस पर बल देना चाहिए? सीखी गई सामग्रियों को ज्यों का त्यों कह देना, पाठ्य पुस्तक से सीखना, संदर्भ रहित सीखना, या फिर रचनात्मक अधिगम। तो ऑप्शन डी करेक्ट है कि विद्यालयों को रचनात्मक अधिगम पर बल देना चाहिए। प्रेरक अधिगम परिवेश सृजित करने के लिए क्या महत्वपूर्ण है? स्वाधिगम के लिए अवसरों को कम कर देना, ये गलत है। स्वाकलन हेतु अवसर देना, विद्यार्थियों में प्रतियोगी भावना को बढ़ावा देना, ये भी गलत है। मानकीकृत पाठ्यचर्या का अनुसरण करना, ये भी गलत है। यहाँ ऑप्शन बी सही है कि प्रेरक अधिगम परिवेश सृजित करने के लिए स्व आकलन हेतु अवसर देना महत्वपूर्ण होता है। अभिकथन ए है, अध्यापक को चाहिए कि वह विद्यार्थियों को योग्यता का सत्व संबंधी परिप्रेक्ष्य विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करे, ये गलत है। योग्यता का अस्तित्व संबंधी परिप्रेक्ष्य विद्यार्थियों को अधिक प्रभावशाली तरीके से सीखने के लिए अभिप्रेरित करता है, ये भी गलत है, क्योंकि सिर्फ योग्यता को ही महत्व नहीं देना है, सीखने में सिर्फ योग्यता का ही महत्व नहीं होता है। तो यहाँ ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा कि ए और आर दोनों गलत हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा समस्या समाधान में अवरोध पैदा होने की संभावना है? कार्यात्मक स्थिरता, संज्ञानात्मक सुमनम्यता, या फिर लचीलापन, अपसारी चिंतन, विमर्शात्मक लेखन। देखिए, पहले भी हमने डिस्कस किया था कि कार्यात्मक स्थिरता जो है वो समस्या समाधान में अवरोध पैदा करती है कि हम किसी भी समस्या को एक ही तरीके से सॉल्व नहीं कर सकते। हमें विभिन्न तरीके की समस्याओं के लिए विभिन्न तरीकों का उपयोग करना चाहिए। अभिकथन ए है, अध्यापक को चाहिए कि वे विद्यार्थियों की भ्रांतियों की पहचान करें और उनको अनदेखी करने के बजाय उन पर चर्चा करें, ये करेक्ट है। तर्क है, ये भ्रांतियां वैकल्पिक अवधारणाओं के रूप हैं जो अक्सर विद्यार्थी अपने परिवेश के साथ अंतःक्रिया करके आधार बना लेते हैं और ये अधिगम की प्रक्रिया में अर्थपूर्ण है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ सही उत्तर है ऑप्शन ए। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। भावनाएं अधिगम को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती हैं, परंतु स्मृति पर इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ये गलत है, क्योंकि भावनाएं जो है अधिगम और स्मृति दोनों को प्रभावित करती हैं। अधिगम पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं डालती, लेकिन स्मृति को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती हैं, ये भी गलत है। अधिगम को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती हैं, साथ ही साथ स्मृति को भी। ये सही है कि भावनाएं जो हैं वो अधिगम को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती हैं, साथ ही साथ स्मृति को भी प्रभावित करती हैं। ना तो अधिगम को प्रभावित करती हैं और ना ही स्मृति को प्रभावित करती हैं, ये गलत है। विद्यार्थी सीखने के प्रति अभिप्रेरित होते हैं यदि कार्य अप्रासंगिक हो, बिना किसी चुनौती वाला हो, उनके जीवन से संबंधित हो, बहुत ही अमूर्त हो। ऑप्शन सी करेक्ट है कि विद्यार्थी सीखने के लिए अभिप्रेरित होते हैं यदि कार्य उनके जीवन से संबंधित हो। विद्यार्थियों के अधिगम को सहज सुगम बनाने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान को अनदेखा करना चाहिए, गलत है। वाक्य विन्यास और संरचना स्पष्ट नहीं करनी चाहिए, ये भी गलत है। अधिगम के प्रति सामान्यीकरण और निस्तारण को कम करना चाहिए, ये भी गलत है। और विषय से संबंधित शब्द जाल के प्रयोग से बचना चाहिए। तो ये करेक्ट है कि ऑप्शन डी कि विषय से संबंधित शब्द जाल के प्रयोग से बचना चाहिए। निम्नलिखित में से किसके द्वारा अधिगम में बाधा उत्पन्न होती है? पहले पढ़ाए गए विषय से ज्ञान को संबद्ध करना, विद्यालयी संस्कृति से विमुखता का भाव, बहुसंवेदी उपागम का क्रियान्वयन, रचनावाद पर आधारित शिक्षण शास्त्रीय प्रविधियां। तो ऑप्शन बी सही है कि विद्यालयी संस्कृति से विमुखता का भाव अधिगम में बाधा उत्पन्न करता है। तो आज हमने 9 जनवरी 2023 के प्रैक्टिस सेट को डिस्कस किया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।